हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। क्लास 12th की एनसीईआरटी में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे किसकी? इसमें हम बात करेंगे रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल पाई किसको? मेंडल को। मेंडल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1857 से लेकर 1863 तक काम किया था। ठीक, ये बात हमने लेक्चर 1 में ही बता दी थी। 1856 से 7 साल, 56 से लेकर 63 तक काम किया था, पर स्टिल इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डाईहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। एक और बात इंपॉर्टेंट बता देना चाहूँगा कि भैया देखो, अगर आप जीनोटाइप रेशियो डाईहाइब्रिड क्रॉस का लिखते हो तो जीनोटाइप रेशियो, जैसे फिनोटाइप रेशियो क्या होता है? 9:3:3:1। ठीक, तो अब इस 9 को पहले तोड़ते हैं। जब हमने कल उस दिन रेशियो बताया था, तो रेशियो के साथ हमने ये भी बता दिया था कि किस जीनोटाइप का किस जीनोटाइप से रेशियो चल रहा है। ठीक, अब आज हम बताने जा रहे हैं कि इसको तोड़ करके ही लिखना चाहिए, ऐसा हमारे पिताजी ने हमसे कहा, तो इसलिए हम आपको बता देते हैं कि ऐसा लिख दिया करो। जैसे क्वेश्चन पूछ ले 1 2 2 4, तो ये जो इतने हो गए, ये सारे 9 हो गए। अब 3 जब लिखोगे तो 1:1:2:1:2 और 1, ये रेशियो आएगा। अगर तुमसे कहे कि केवल जीनोटाइप रेशियो लिखो डाईहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का, तो ये लिख के आओगे। और किसी दो के बीच में रेशियो पूछे कि नहीं, दो जीनोटाइप के बीच में रेशियो, तो वैसे निकाल देना। ठीक, इसको देखो, इसको हमने इसमें डिवाइड किया, इन 3 को हमने इसमें डिवाइड किया, इन 3 को हमने इसमें तोड़ा और इस एक को ऐसे लिखा। ठीक, ये बात उन्होंने हमसे कहा, तो हमने आप लोगों तक कन्वे कर दी। ठीक है, समझ में आ गई होगी आई होप, तो देख लेना। तो आज हम लोग बात करेंगे, हमने बताया था आपको कि 1856 से लेकर के 1863 तक भैया मेंडल ने काम किया। किस पे काम किया? मेंडल ने काम किया पाइसम सैटाइवम नाम के प्लांट पे काम किया, पाइसम सैटाइवम पे काम किया। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गार्डन पी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्डन पी भी कहते हैं। लेकिन स्टिल इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। इसके पीछे रीजन क्या थे? जब ये भैया इन्होंने काम किया 1863 तक, तो भैया उस समय सबसे बड़ी बात एक थी कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ये जो थे, इनका भैया बोलबाला चल रहा था इस दुनिया में। जैसे मान लो कि विराट कोहली बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं किसी समय पे। ठीक, विराट कोहली बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं किसी समय पे, या MS धोनी बहुत अच्छी कीपिंग कर रहे हैं किसी समय पे, तो उस समय दिनेश कार्तिक को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई। ठीक, जैसे गौतम गंभीर है, गौतम गंभीर ने 97 रन वर्ल्ड कप के फाइनल में बनाए, स्टिल रिकॉग्निशन किसको मिली? MS धोनी को, क्योंकि उन्होंने 91 एक छक्का मार करके मैच जिता दिया। ठीक, वो वाली बात यहाँ पर चल रही थी। तो ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो थे, इन्होंने उस समय ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी और ये सब नाटंकी बता रखी थी खूब, मतलब एकदम थ्योरी जिसमें हमको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो ये बात बता इन्होंने दी, आपको पढ़नी भी है, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं थी जो इन्होंने बताई इस थ्योरी में। और इस थ्योरी को इतना हाइप करना और मेंडल के को रिकॉग्नाइज ना करना, ये एक बहुत मतलब भेदभाव था मेंडल के साथ। लेकिन चलो खैर, ये तो एक बात हो गई। अब इसके अलावा 3 रीजंस ऐसे और थे कि क्यों ऐसा नहीं हो पाया। पहली बात तो भैया कम्युनिकेशन नहीं था उस टाइम। कम्युनिकेशन सिस्टम वाज वीक। ठीक, उस समय कम्युनिकेशन सिस्टम ही इतना अच्छा नहीं था कि मेंडल हर कॉन्फ्रेंस में पहुंच करके अपनी बात रख पाते। 1-2 में गए, वहां पे उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला क्योंकि डार्विन चल रहा था, तो इसलिए इन्होंने वहीं से अपना हार मान लिया। ठीक, और अपना मर मुरा गए। इसके बाद दूसरी एक बात, इन्होंने जो बताया था कि जो फैक्टर या जीन्स हैं
ये डू नॉट ब्लेंड, इनकी ब्लेंडिंग नहीं होती। ये बात इनके कंटेम्परेरीज मतलब जो इनके साथी संगी थे उनको ये बात भाई नहीं, ठीक। ऐसा नहीं कि इन्होंने ये बातें बताई नहीं कि ऐसा ऐसा हमने किया, इसको जब बताया कि फैक्टर जो है ब्लेंड नहीं करते हैं, सेग्रीगेट होकर के अगली जनरेशन में पहुंच जाते हैं एलील्स के फॉर्म में, ये सब बातें समझ में आई नहीं किसी को, ठीक। समझ में नहीं आई इसलिए इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक। और सीधी बात थी कि अगर तुम कहो कि एक बच्चे के पापा 10 फुट के हैं और मम्मी की हाइट 5 फुट की है तो बच्चा आमतौर पर लोग कहते हैं बच्चा जो है 7.5 फुट का होगा, 7.5 फुट का होगा, बीच का कुछ, ठीक। अब मेंडल के आ जाने के बाद हम लोग ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा ही था, तो इसलिए इन्होंने ये बात नहीं मानी कि जीन्स ब्लेंड करते हैं या नहीं करते। इसके बाद तीसरी बात भैया, इन्होंने मैथमेटिक्स यूज कर दी थी। ये जो आप रेशियोज वगैरह देखते हैं ना, ये रेशियोज मतलब एक तरह से स्टैटिस्टिक्स के रेशियो हैं कि इस रेशियो में 1:2:1 के रेशियो में सेग्रीगेट हो गया जीनोटाइप। ये आपका स्टैटिस्टिक का रेशियो है। ऐसा नहीं कह रहे कि 4 बने तो 1 2 1 होना जरूरी है, लेकिन अगर एक पॉपुलेशन उठा के देखोगे तो उसमें मोस्टली यही जीनोटाइप का रेशियो यही मिलेगा, ठीक। तो ये स्टैटिस्टिक्स इन्होंने यानी मैथ्स का एक सब टॉपिक ला करके बायोलॉजी में यूज़ कर दिया, जो कि वैसे बायोलॉजी वालों को मैथ थोड़ी ख़राब होती है, उसमें भी इन्होंने मैथ्स यूज करके समझाया तो नहीं समझ में आई लोगों को। अब इसके बाद भैया 1900 में 3 साइंटिस्ट का ग्रुप आया। अब ये 3 साइंटिस्ट जो थे, ये 3 साइंटिस्ट अलग अलग देशों के थे, ठीक। इन्हें कहीं से चोरी करके या कुछ भी करके मेंडल के जो रिसर्च पेपर थे वो मिल गए, ठीक। कौन कौन थे? कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस के बाद दूसरे आए ह्यूगो डिब्रीज, और तीसरे साइंटिस्ट आए वॉन शेरमार्क। ठीक, तो अपना ये भी कहीं ढूंढ ढांड करके इनका ही मैटर लेकर के आए, कहीं से रिसर्च पेपर ढूंढ लाए, ये भी अपना ढूंढ लाए और ये भी ढूंढ लाए। अब ये लोग एक कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, बातचीत कर रहे थे अपना ऐसे कि हम अपना रिसर्च पेपर लाएं, हम अपना रिसर्च पेपर लाएं, ठीक। तो अब मतलब ये नहीं बताया कि ऐसा है, लेकिन अब क्या, जब इन्होंने अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया और उन्होंने अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया और ह्यूगो डिब्रीज ने भी अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया, तो तीनों क्लैश कर गए, सेम ही मैटर निकला। तो वो जो सेम मैटर निकला तो भैया इन लोगों ने ऐसे बात किया कि मेंडल ना, तो वॉन शेरमार्क भी बोले हाँ हम भी मेंडल। तब तक उधर ह्यूगो डिब्रीज बोले तुम दोनों भी मेंडल, हम भी मेंडल। तो मतलब ये तीनों लोग भाई मेंडल के ही चीज़ें उठा करके लाए थे, तो इन्होंने उसी को श्रेय देना उचित समझा। और उसके बाद मेंडल जो थे वो रिकॉग्निशन में आए और मेंडल को ही हम क्या कहने लगे, उसी दिन से हम लोगों ने मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहना शुरू कर दिया। तो जब आप काम करें कोई, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको तुरंत सफलता मिल जाए या तुरंत रिकॉग्निशन मिल जाए। हो सकता है वो आपके किसी अच्छे समय का वेट कर रही होगी। जैसे भैया मेंडल की ये जो जेनेटिक्स की थ्योरी थी, जो लॉज थे, इसको भैया कितने साल लग गए उनको समझाने में, लगभग 30-35 साल बाद ये चीज़ें बाहर निकल के आ पाई। और अगर ना निकलती तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग, और अगर ना निकलती तो सच बात है आज तक इस बात को जान पाने वाला हमें तो नहीं लगता कोई और साइंटिस्ट था इतना अच्छा स्टैटिस्टिशियन, ठीक। तो ये बातें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए ये हमने बताया कि रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली थी। इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी की। अच्छा, तो क्रोमोसोमल थ्योरी की बात जब करेंगे तो आप लोगों को मियोसिस के बारे में थोड़ा सा समझा देंगे, ठीक।
एनसीईआरटी भी समझा रही तो हम भी समझा देंगे। अच्छा, मियोसिस में देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम का एक पेयर है, एक पेयर क्रोमोसोम है ये मान लो। जब ये क्रोमोसोम किसी एक डिप्लॉइड में प्रेजेंट था, अब इस डिप्लॉइड को मियोसिस में जाना है, तो पहले भैया क्या करती है, पहले ये डुप्लीकेशन करती है। ठीक, एस फेज होती है एक सेल साइकिल की, उसमें इसने ऐसा डुप्लीकेशन कर लिया, टेट्रावेलेंट बन गए। मोस्टली ये टेट्रावेलेंट ही बनते हैं, ये क्रोमोसोम बाद में बनते हैं, पहले मतलब क्रोमोसोम टेट्रावेलेंट ही बनते हैं जब मियोसिस होगी। ठीक, अब जब ये मियोसिस में जाएंगे तो भैया देखो एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा और एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा। ठीक, ठीक, एक क्रोमोसोम इधर ऊपर चला गया, एक क्रोमोसोम नीचे चला गया। ठीक, दो मेटाफेजिक ब्लेड बन गई मियोसिस स्पैन में। जब 11th में पढ़ोगे तब और क्लैरिटी से समझाएंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि इसके बाद जब हम बात करते हैं मियोसिस सेकेंड की, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हो गई, मियोसिस वन कंप्लीट। ठीक, अब इसके बाद जब मियोसिस सेकेंड होती है तो ये जो एक सेल बनी जिसमें एक क्रोमोसोम है ये वाला, इसमें जब मियोसिस सेकेंड होती है तो क्या होता है कि ये आधा क्रोमोसोम इधर आधा क्रोमोसोम इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे खांच बन करके दोबारा सेल डिवीजन हो जाता है। एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो ये जो दोबारा सेल डिवीजन हो गया तो जानते हो क्या हुआ, तो बात यहाँ पर बताई इन्होंने ये कि भैया ये पेयर जो है क्रोमोसोम का, ये एक ये, और जब गैमीट के बाद अब जब दूसरा गैमीट फीमेल पार्टनर का गैमीट आएगा, ये गैमीट बन गया एक मेल गैमीट। अब जब दूसरा गैमीट फीमेल का आया तो इसी जगह पर, जैसे मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 था तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो फीमेल गैमीट का होगा वो इसी के साथ पेयर करेगा। तो ये थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कि ये जो है ये पेयर में एक दूसरे मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और जीन्स भी इसी तरह से ट्रांसफर होते होंगे। ये बात किसने बताई? 1902 में। पहली बात तो जान लो कि 1902 में हम लोगों को क्रोमोसोम दिख गया कि क्रोमोसोम माइक्रो मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, उससे हमने देखा कि हाँ ये चीज़ जो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर हम देख रहे हैं ये क्रोमोसोम है। ठीक, अब इसके बाद 1902 में ये तो आ गया, लेकिन सट्टन और बॉवेरी ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया कि जब मियोसिस होती है तो पहली बात तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गए, मतलब क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो गए। होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे वो पहले अलग हुए, उसके बाद एक दूसरे से टूट के अलग अलग हो गए। अब इसके बाद एक पेयर जो ये एक पेयर है, एक पेयर कहाँ से आया? एक क्रोमोसोम मेल से आया और एक क्रोमोसोम फीमेल से आया और इसके बाद इनकी पेयरिंग हो गई। तो इसने बताया क्रोमोसोम अकर इन पेयर एंड ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन इन पेयर्स। ठीक, अब वो पेयर देखो, मान लो कि ये क्रोमोसोम थे, दो बराबर साइज की चौक लेते हैं। हाँ, ये जैसे मान लो कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 था, ये फीमेल से आया था, ये मेल से आया था। अब ये जब मेल गैमीट में ये था, ये फीमेल गैमीट में था। अब जब ये जुड़ करके एक जाइगोट बनाएंगे तो मेल और फीमेल गैमीट मिलने के बाद जो जाइगोट बना उसमें ये दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे और ये दोनों कैसे होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। तो ये बात किसने बताई कि क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर एंड ट्रांसफर इन पेयर जनरेशन टू जनरेशन। ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, मियोसिस समझाएंगे तो इस चीज़ को और क्लियर कर देंगे। अभी तो ये ज़्यादा समझ में नहीं आई होगी, हम जानते हैं क्योंकि आप लोग 12th के हो, जानते मतलब इतने अच्छे नहीं हो कि आपने 11th बहुत अच्छे से पढ़ रखी हो। तो जाकर के जब हम वीडियो बनाएं मियोसिस का तो देखना एक बार। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टी.एच. मॉर्गन की थ्योरी पढ़ेंगे। उन्होंने किस पे लिंकेज पे उन्होंने किस पे काम किया था?
उन्होंने काम किया था ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पे, जिसको कहते हैं फ्रूट फ्लाई। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।